इस वक्त हम फेडरेशन RWA ऑफ वॉल सिटी के सदर साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मसला है जैसे कि कब्रिस्तान का सिलसिला चल रहा है, आगे शब बारात भी आ रही है, उसके बाद रमज़ान भी शुरू होंगे और ये वहाँ जाके दौरा भी करके आए थे। और अभी जो है हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि बकाई साहब आप वहाँ गए और आपने क्या देखा और आपको क्या कहना है। देखें, हमारा कोई एक दौरा नहीं रहा है, हमारे कम से कम 4-5 दौरे हो चुके हैं। और इसमें हमारी जो फेडरेशन ऑफ RWA वॉल सिटी है, इसने फ़िक्र शाहजहानाबाद वेलफेयर सोसाइटी है, इसने वहाँ का जायज़ा लिया। वहाँ बहुत इंक्रोचमेंट है, वहाँ पर बहुत बदउनवानियाँ हैं। अभी हमने 2 रोज़ पहले वीडियोज़ देखी कुछ, तो उसमें मालूम हुआ कि जो 3-4 लोग जो पहले इसके मेंबरान थे, एक सेक्रेटरी साहब हाजी मियाँ फयाजुद्दीन, हाजी मुन्ने साहब, शमीम साहब, हफीज़ साहब, आलम साहब, ये लोग ही थे। और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ये मीटिंग्स जो हुई उनको देखते हुए इन्होंने और लोगों को इसके अंदर अपॉइंट कर दिया। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो अब लिया है इन लोगों को, लेकिन ये पहले जो आप लोगों ने जो ये घपले किए हुए हैं, जो आप दिखा रहे हैं आपके 49 लाख रुपए अकाउंट में हैं, तो 49 लाख रुपए अकाउंट में करोड़ हर रुपए का घपला है इसके अंदर। हमें एक तो उसका हिसाब चाहिए, और दूसरे जो अभी हमने सुना कि भाई वो खुद चौकीदार नहीं रखते, वो कहते हैं कि हम खटिया उसमें बाहर डाल के बैठ जाएं, तो ये इनको कौन चलाने वाला है? आप ही चलाएंगे, जो जिम्मेदारान हैं वही चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें यह है कि हमें एक तो हिसाब चाहिए, और दूसरे हम ये चाहते हैं कि इस पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें कुछ लोग उनके हों, कुछ लोग आम पब्लिक के हों। हाँ, मैं बकाई साहब यही जानना चाह रहा था कि कोई ऐसे प्लेटफार्म हो के 2-4 लोग उनके हों, 2-4 लोग वहाँ पे 2-4 जिम्मेदार लोग हों, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि क्या हालात कैसे हैं, इंक्रोचमेंट कितनी है और किस तरह से। जैसे अभी उनसे इस बात में जिक्र हुआ था, पूछा भी था कि ये आपने भी कहा था कि बच्चे जो हैं शीट कर देते हैं और काफ़ी उनको हटाते भी हैं, पुलिस फिर आ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई हम हटा देते हैं फिर आ जाते हैं, तो कम से कम इस बात के बारे में भी गौर करना चाहिए। देखिए, इस चीज़ के लिए हम पहले भी कह चुके हैं, बल्कि हमने दौरे करके सब फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, सोशल मीडिया पे हमने उनको चलाया है। हमारे एक साथी सुहेल अहमद ख़ान साहब अमानतुल्लाह साहब से भी मिले, तो उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, जबकि सारी वीडियोज़, सारे फ़ोटोज़ हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं। अब इनका ये कहना, ये तो एक तरीके से इतना गलत है कि वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है। वहाँ पर जो हैं कब्र के कभी पैसे कुछ रखे जाते हैं, कहीं 20,000 लिए जाते हैं, कहीं 15,000 लिए जाते हैं, कहीं 5,000 रुपये लिए जाते हैं। अमानतुल्लाह साहब ने कहा था कि 3,000 रुपये लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ से बहुत सारी शिकायत हैं। हमारे साथी बैठे में यही काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनसे पैसे ज़्यादा लिए गए। बल्कि कल का भी एक किस्सा था कि कल 3 बजे एक इंतकाल हुआ, तो वहाँ पर मुंशी जी ने मना कर दिया। मुंशी जी वहाँ पर एक दुकान चला रहे हैं। अच्छा, रात के 3 बजे दोपहर के 3 बजे। तो उन्होंने कहा कि गोरखन अगर ये कब्र खोदेगा तो रात के 11-12 बज जाएंगे, तो इसलिए आज ये मुमकिन नहीं है। तो फिर कुछ हमारे फ़िक्र शाहजहानाबाद वेलफेयर सोसाइटी के लोग गए, उन्होंने जाके उनसे कहा, तो उन्होंने डर की वजह से उन्होंने दे दिया, वरना वो कहते हैं यहाँ जगह ही नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ बहुत जगह है और ये 2,000 रुपये पर कब्र रहते हैं, और कोई ऑनलाइन वगैरह रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके 300 रुपये कुछ इस तरह से हैं, 2100-2400 रुपये करके ले रहे हैं। और हम भी परसों गए थे, एक हमारा बच्चा गया था, तो वहाँ इन्होंने इतने ही पैसे लिए थे। अब किस वक्त लेते हैं, किससे लेते हैं, ये अगर कोई साहब हैं तो बताएं। देखिए, जहाँ तक इसका जगह का ताल्लुक़ है, अहाते में घुसते ही सीधे हाथ पर बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, जहाँ पर हमने पहले अपनी वीडियोज़ में, आप भी वहाँ आए थे, वहाँ शराब की बोतलें, बिस्तर, कनस्तर पे पानी गर्म हो रहा है दिन में, यानी हर चीज़ वहाँ वो मुहैया थी। और वो जो भिखाराने हैं वो दीवार फांद के अंदर आ जाती हैं। जो चौकीदार है वो 24 घंटे शराब पिया रहता है। और उसके अलावा इतने बड़े बड़े अहाते छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए हैं? अजीज़ शफ़ी साहब यहाँ रहते थे, उन्होंने तकरीबन 300 गज़ का अहाता रोका हुआ है। उसके अहाते की दीवार इतनी चौड़ी और इतनी लंबी है कि 50 से 60 कब्रें वहाँ बन सकती हैं। लेकिन मुंशी जी का ये कहना है कि ये कब्रिस्तान जब बना था उसी टाइम बिक गया था, तो कब्रिस्तान बिका करता है क्या? ये तो खैर वही बताएंगे जब आप उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि वो
जब कब्रिस्तान बना था तो ये अहाता उन्हें दे दिया था, क्या वजह रही है ये तो वही जाने, ऐसा सुना है। तो ये गलत है ना, नाजायज़ है ये, शरअन भी गलत है और कानूनी भी गलत है। तो हम कमेटी से जानना चाहते हैं कि ये हक़ इनको किसने दिया कि ये कब्रिस्तान को बेचें। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कारकुन शकील अंजुम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये भी इस बात पर रोशनी डालें कि आखिर ये मसला क्या है। देखिए, ऐसा है, दिल्ली गेट कब्रिस्तान अहद इस्लाम कदीमी कब्रिस्तान है और इस सिलसिले में हमारी सोसाइटी भी, फ़िक्र शाहजहानाबाद भी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इस कब्रिस्तान की जो बदहाली है उसमें किसी भी तरीके से सुधार हो। हमने बहुत कोशिश की लेकिन नतीजा यही पाया कि ये जो नाम निहाद कमेटी बनी हुई है, जिसमें अभी कुछ नए लोग शामिल किए गए हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ नाम चाहते हैं। और जिस तरह के हालात वहाँ पैदा किए जा रहे हैं और कर दिए गए हैं और जिस तरह वहाँ पे कब्ज़े कराए जा रहे हैं, वो चाहे मुंशी जी की तरफ से हों या कमेटी के लोगों की तरफ से हों, इस सिलसिले में हमारा बिल्कुल खुला ये चैलेंज है कि हम इस कब्रिस्तान की बर्बादी को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमेटी के तमाम लोग ये सुन लें कि हम अभी पुरअमन तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मौका लगेगा और ये आपने हालात पैदा कर दिए तो हम ईंट से ईंट बजाने की भी ताकत रखते हैं। इसलिए हम आपको आपके चैनल के ज़रिए उन लोगों को ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस कब्रिस्तान में जितनी बदउनवानियाँ हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएँ और जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उनको फ़ौरन हटा दिया जाए। और जो बदहाली की जा रही है कब्रिस्तान में और जिस तरह का वहाँ पर जो है लोगों ने अपना एक सियासी अड्डे भी बना लिए हैं, वहाँ कब्रिस्तान को घेर घेर कर वहाँ पे अहाते बनाकर कि ये सदर साहब का अहाता है, ये फलाने का अहाता है, ये इमाम साहब का अहाता है, कोई अहाता नहीं होगा वहाँ पर। और अब जो कब्र, अगर हमारे किसी कब्र अभी जो वहाँ तदफीन होने होगी, अब खुदा ना खास्ता किसी की, हम उसी अहाते में तदफीन कराएंगे और हम देखेंगे हमें कौन रोकता है। और हम उनका ये कहना है कि जो परेशानी है, जो भी कुछ है, किसी को भी XYZ तो वो आके हमसे रब्ता करे, तो आप उस कमेटी से रब्ता करेंगे या करा है आपने? नहीं, बराबर राब्ते में। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ ज़ाती तौर पर, लेकिन कब्रिस्तान के सिलसिले में वो बिल्कुल नाअहल साबित हुए हैं। अभी कल शायद आपके चैनल पे मैं ये देख रहा था कि जब ये सवाल किया गया जी यहाँ पे चौकीदार होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो बिल्कुल बचकाना जवाब था कि क्या हम यहाँ खाद डाल के बैठ जाएं। एक काबिल आदमी इस तरह की बात कर रहा है कि हम खाद डाल के बैठ जाएं। आपके पास इतना बड़ा फंड मौजूद है, आप 2 चौकीदार रखिए ना। हम उनका आपसे ये कहना है हमारे पास 3 चौकीदार हैं। कोई चौकीदार नहीं है वहाँ पर। जो चौकीदार हैं वो हर वक्त नशे में रहते हैं। आप देखिए, ऐसा है कि झूठ जो है ना उसको आप कब तक बोलेंगे। अभी अब झूठ ने हमारी पुरानी दिल्ली के ख़ास तौर पे आवाम अब जाग चुकी है और हमने बाकायदा इस मिशन को तहरीक बना दिया है और ये तहरीक बहुत आगे जाने वाली है। और हाजी मियाँ साहब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बचकाना जवाब देंगे। हमने आपसे कभी नहीं कहा कि आप वहाँ खाद डाल के बैठ जाएँ। आप उसका इंतज़ाम करें। लाखों रुपए का फ़ंड आपके यहाँ बकौल आपके 49-50 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा है। हालांकि हिसाब तो करोड़ों रुपए का है, जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन साहब आबिद साहब ने कहा। 49 लाख रुपए आपके पास जमा है। आप 3 चौकीदार आप कहते हैं, मैं कहता हूँ आप 6 चौकीदार रखिए। वक्फ बोर्ड से हम सवाल करते हैं, वक्फ बोर्ड ये कहता है कि जी 6 लोगों की तनख्वाह हम देते हैं, आप ये कहते हैं हम तनख्वाह देते हैं। हमारी समझ में नहीं आता ये वक्फ बोर्ड में और कमेटी के अंदर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। और मेरा आखिरी ये उनसे सवाल ये कि अभी जो आपने कमेटी बनाई है वो किसके कहने से बनाई है, आपने कैसे उसका गठन कर दिया, आपने दिल्ली के मौजूद लोगों को उस कमेटी में शामिल किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। यह गैंगबाजी नहीं चलने वाली है। इसके अंदर पूरी दिल्ली के आवाम के मौजूद लोगों को, आपको जैसे पुरानी कमेटियाँ चली आ रही थी, दिल्ली के मौजूद लोग इस कमेटी में होते थे, उन्हीं लोगों को आपको लेना पड़ेगा। और हाजी मियाँ साहब, आप कह रहे हैं खाट बिछाने की बात, हम खाट खड़ी करना भी जानते हैं, आप समझ लीजिएगा। हमारे साथ रहीम भाई भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, जब 2 बातें ये भी इस बारे में कहें कि जो कब्रिस्तान के लिए हो। देखिए, कोरोना से पहले जब मैं एक तदफीन में कब्रिस्तान गया था तो वहाँ के हालात देखकर मुझे बहुत तशवीश हुई और उसके बाद कुछ दोस्तों के साथ इस बारे में तबादला ख़्याल किया और कुछ दोस्तों ने RTI लगाई। तो क्या वजह है कि ना तो वक्फ बोर्ड किसी RTI का जवाब देता है और ना ही कोई मुंतज़िमा कमेटी RTI का जवाब देते हैं। क्यों नहीं देते, क्या वजह है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब उन लोगों ने RTI का कोई जवाब नहीं दिया तो हमारे और जैसे कि फ़िक्र शाहजहानाबाद और फेडरेशन ऑफ RWA के लोगों से दरख्वास्त की गई कि भाई कब्रिस्तान में जो बदउनवानियाँ हो रही हैं
उसके ऊपर जब हम लोगों ने सवाल किया दिल्ली वक्फ बोर्ड से तो उन लोगों ने कोई जवाब हमें नहीं दिया। तो वो लोग भी हरकत में आए और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आबिद हसन बकई साहब का, रियाज़ कुरैशी साहब का, जिन लोगों ने इस पर वक्त रहते कार्रवाई की और अपने अपने तौर पर उन्होंने दौरे किए। उन दौरों में मैं भी शामिल था। अभी पिछले दिनों मैंने देखा जब आप एक दौरा कर रहे थे मुंतज़मा कमेटी के लोगों के साथ, तो मुंतज़मा कमेटी ने वो जगह तो दिखा दी जहाँ कब्रिस्तान का भराव हो रहा था, लेकिन वो जगह नहीं दिखाई जहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ था, जहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, जहाँ पर और दूसरे बदउनवानियाँ या कुछ इस तरह हो रहा था। और हाँ, सर्विस लेन के पास से 2 रास्ते निकलते हैं जिनके दरवाजे नहीं हैं। रात को सुनने में आया है कि वहाँ पर अनऑथराइज्ड लोगों की एंट्री होती है, वहाँ हुक्का होता है, पार्टी होती है। तो ये कब्रिस्तान है। इन लोगों ने, मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ फेडरेशन ऑफ RWA का और फ़िक्र शाहजहानाबाद का, जिनके लोगों ने वक्त रहते वहाँ के दौरे किए। और इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, जिसने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं और कब्रिस्तान में क्या हो रहा है उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। ना ही दिल्ली वक्फ बोर्ड किसी RTI का कोई जवाब देता है, ना ही किसी लेटर का कोई जवाब देता है। हमने अमानतुल्ला खान साहब को भी लेटर लिखे, दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी लेटर लिखे, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं देते। अगर हमने केजरीवाल साहब को भी लेटर लिखा है और अगर हमारे जवाबात नहीं मिले इलाके वालों को, तो फिर हमें जो है वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी तक अप्रोच करना पड़ेगा कि वो यहाँ हमारे दिल्ली के कब्रिस्तान की हालत ज़ार को देखें, यहाँ इंक्वायरी कराएं और जो भी इसमें मुलव्विस हैं उनको सज़ा दी जाए उनके ऊपर ख़ास तौर से। और जब तक ये इंक्वायरी नहीं घटित होती तब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड इसको अपने कंट्रोल में ले, एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाए और इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, RWA के लोग हैं और समाजी कारकुन हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे इलाके की ख़वातीन आगे आ रही हैं, क्योंकि हमारे लोग तो तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर और कौन आगे आएगा? ख़वातीन आगे आएंगी। साफ़ सफाई का जब मसला हुआ था तब भी ख़वातीन आगे आईं। अब कब्रिस्तान का मामला सामने आया तो हमारी ख़वातीन आगे आ रही हैं। तो हमारे इलाके के लोगों को और सभी लोगों को जो है वो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक सोशल वर्कर माहिर मुबीन राना मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 साल से इस बीड़े को उठाए हुए हैं। यही वो महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले कब्रिस्तान में जाकर जो है देखा गया और उसमें सीवर और जो भी गंदगी थी उस बारे को उजागर किया। और कई बराबर जाती रही। कुछ लोगों ने इनके एतराज़ भी जताया कि औरत होकर ये ऐसा काम कर रही है, इनको कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए। इस बारे में बहुत सारी बातें उठती रहीं, लेकिन ये आज तक इस मुहिम को बराबर छिड़े हुए हैं और ये कई संस्थाओं से जुड़ी हैं। सिर्फ इनका एक ही कहना है कि मुझे कोई लालच नहीं है, हमारा काम है कि मरने के बाद आदमी को आराम और सुकून मिलना चाहिए। जहाँ जीते जी तो सुकून नहीं मिला, कम से कम मरने के बाद जो मिल जाए, और मरने के बाद 2 गज ज़मीन तो आसानी से मिलनी चाहिए। माहिर मुबीन राना जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप यहाँ बहुत पुरानी जुड़ी हैं, आप 2 बातें इस बारे में बताएं, क्योंकि आप बहुत, जब सीवर वगैरह हटा था उस वक्त से आपने जला रखी है मुहिम। सबसे पहले मैं सबको सलाम करना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये, मैं 2013 से दिल्ली गेट कब्रिस्तान के कामों में बिज़ी रही और उसका मकसद ये था कि कब्रिस्तान में पहले सीवर डले हुए थे, जो पीछे बस्ती के सीवर हमारे कब्रिस्तान में आए हुए थे। दिल्ली गेट कब्रिस्तान की हालत उस टाइम में ऐसी थी कि हम लोग वहाँ पर जाते में भी घबराते थे। जब हमें पता लगा तो हमारे साथ 3-4 सोसाइटियाँ भी जुड़ी और हम लोग भी लगे रहे। उसके बाद जब हमारे 2016 में वहाँ से सीवर हटाए गए, उस पर काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, काफ़ी दंगे हुए। कमेटी ने बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए मेरे ऊपर और उनका सिर्फ एक कहना ये था कि भाई कमेटी का कि दिल्ली कब्रिस्तान में लड़की का आना मना है, और उस पर इन्होंने फतवा लेकर बोर्ड पर लगा दिया कि दिल्ली गेट कब्रिस्तान में लड़की नहीं आएगी। अब मैं कब्रिस्तान कमेटी से एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप ये बोलते हो कि लड़की का कब्रिस्तान में आना मना है, औरत का आना मना है, तो इतनी फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं, उनका वहाँ रहना जायज़ है? कब्रिस्तान कमेटी इस बात का जवाब दे। दूसरा, कब्रिस्तान कमेटी ने वहाँ इतने अनऑथराइज इंक्रोचमेंट करा रखी है, जहाँ पर 200-150 गज में मकान बने हुए हैं, बाकायदा वहाँ पर 306-307 के केस चल रहे हैं, और भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट है।
420 के केस चल रहे हैं, वहाँ हुक्का पार्टियाँ हो रही हैं, दुनिया के काम हो रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं, तो कब्रिस्तान कमेटी इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लेती? कब्रिस्तान कमेटी को सोचना चाहिए। हर इंसान सिर्फ 2 गज ज़मीन के लिए लड़ रहा है और उसको 2 गज ज़मीन चाहिए, और वो भी सुकून की। अगर अब हम उस टाइम में सीवर को लेकर नहीं उठते तो क्या मैंने कमेटी से बात की थी। कमेटी से मैंने कहा क्या आप लोग हमें सीवर में दफनाना चाहते हो? हमें 2 गज ज़मीन चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरी ज़मीन चाहिए। तो आपकी मीटिंग अब कमेटी से हो रही नहीं हो रही, जबकि अब नई मीटिंग भी कमेटी भी बन गई है? मैंने हाजी मियाँ से पिछली बार जब मैंने काम शुरू किया था लगभग 50 बार टाइम लिया कि हाजी जी आप मुझे टाइम दीजिए, मुझे आपसे मीटिंग करनी है कब्रिस्तान को लेकर। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली। एक दिन बोलते हैं कि आप कल आइए, फ़ोन कर लीजिएगा। जब मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ तो उन्होंने मुझे एक बार ये जवाब दिया कि भाई मैं कभी मैक्स में हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कभी उन्होंने टाइम नहीं दिया, कमेटी के किसी भी मेंबर ने मुझसे मिलने का टाइम नहीं दिया। लेकिन अब तो सदर साहब दूसरे आ गए हैं, आप उनसे राब्ते करें। तो इससे पहले तो हाजी आतिक सिद्दीकी साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। अब हाजी क़यामुद्दीन आए हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि सर आप कुछ इसमें कब्रिस्तान में कीजिए, अगर आप आए हैं तो काम कीजिए, नहीं तो ऐसे फिजूल डमी मत रहिए। डमी के लिए बहुत लोग हैं, आपने बहुत सारी टीम इकट्ठी की हुई है डमी के तौर पर, लेकिन हमें डमी नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए जो हमारी कब्रिस्तान को सही और साफ़ सुथरा रख सके। मैडम आपने जो इतनी सारी बातें बताई हैं, ये एक तरह से दूसरी पार्टी का ये कहना है कि इल्ज़ाम है। आपके पास इस बात के लिए इसको साबित करने कोई सबूत वगैरह है क्या? जी मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं इसको साबित कर सकती हूँ। जो मैंने बोला है वो मैं सब साबित कर सकती हूँ कि वहाँ पर कितनी इंक्रोचमेंट है, कितनी धांधले हैं, कितना क्या क्या हो रहा है, मुझे सब साबित करने में कोई मुश्किल नहीं है। जो जाहिर बात है, जब मीटिंग होगी टाइम लिया जाएगा, आपके भी 2 लोग हैं, इधर से भी 2 लोग आएंगे और 2 लोग बाहर से भी होंगे, तो वो चाहेंगे जो आपने इल्ज़ाम लगाया इस बात को साबित करने में, तो जाहिर है कि आपको दिखाना पड़ेगा। जी मैं सबूत दिखा सकती हूँ सारे। देखिए आज एक काम बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है, जिसको कहते हैं सोशल वर्कर। जब सोशल वर्क आदमी शुरू करता है तो उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, और ख़ासकर वो महिला हो तो और भी उस पर निशाना बनाया जाता है कि औरत होकर ऐसा कर रही है, औरत होकर ऐसा करे। जैसे कि अभी आपने देखा कि इनसे पहले मायमून राना कह रही थी कि मुझ पर तो फतवे तक लग गए थे कि औरत कब्रिस्तान, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि उस मजबूरी में जा सकता है। जैसे कि इद्दत होती है, अगर इद्दत में आपको मजबूरी है तो आप उसमें घर कोई आने जाने वाले तो असर से मगरिब 1 घंटे 2 घंटे की इद्दत भी कर सकते हैं, तो मजबूरी के तहत आप हर काम कर सकते हैं। हमारे इस्लाम में इस बात की कभी भी कोई मनाही नहीं है, बहुत लचक है। सिर्फ ये है कि आपको ज़रूरत है, ज़रूरत के तहत ही आप उसको कर सकते हैं। हमारे साथ एक सोशल वर्क जो महिला इस वक्त जुड़ी हुई है, उनसे जानना चाहते हैं। मैडम आपका नाम? जी अनवर जमाल, मिसेस अनवर जमाल। अच्छा मैडम, अभी जो आपने ये देखा, इतनी बातें हुई हैं, तो आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी हाँ, मुझे ये कहना है कि ये कब्रिस्तान जो है ये हमारी आखिरी आरामगाह है, और इसमें ही नहीं मरने के बाद हमें सुकून मिले या हमें सफाई ना मिले या हमारी जो हमारे अवशेष जिसे हिंदी में बोलते हैं और वो ही बर्बाद हों, और उनके जो जिम्मेदारान हैं यहाँ पर, मैं ये सुन रही हूँ कि वो कमेटी बना रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर सिलेक्शंस किए हैं आपने अपने मेंबर्स के, किस तरह से आप अपने उन लोगों को बना रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं। जो भी बड़े लोग हैं, जिन लोगों के भी हाथ में, मैं सारी डिटेल्स नहीं जानती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं अभी सुन रही हूँ तो वो मुझे इतना स्ट्राइक कर रही है कि हम लोगों को मरने के बाद भी हमारे अपनों को सुकून नहीं है या हमें सुकून नहीं है। गंदगी है वहाँ, ये सारी चीज़ें हैं, और अगर कोई मेहनत कर रहे हैं और उसको तो आप वहाँ फतवे लगा रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि वो किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे सबसे पहले तो यही जानना है ना कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं, कमेटीज़ बना रहे हैं, कमेटीज़ बना रहे हैं, तो वो कैसे आप बना रहे हैं और किन लोगों को लेकर आ रहे हैं। दूसरे, उस पर मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है कि कहते हैं ना सरकार के ऊपर भी तो होते हैं ना लोग जो ध्यान रखते हैं, तो हमें चाहिए ऐसा कि मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए और फिर उसके ऊपर ध्यान रखा जाए जो लोग काम करें वो क्या करें और कैसे करें। देखिए ये यहाँ जो ये बात हुई, इस बारे में यही निचड़ के आया कि जो भी काम हो रहा है वो आवाम के सामने आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमने ये किया कि हम पहले से ये कर रहे थे। हम सिर्फ ना कोई नाम चाहता, ना कोई मिलना चाहता, मसला है आखिरी आरामगाह का। मरने के बाद जो आदमी को चाहिए, अबदी जो ज़िंदगी शुरू होगी, जिसके बाद लाफानी पता नहीं क़यामत कब आएगी, उसको सोने अगर सुकून से सोएगा। वैसे तो अमाल हैं आपके, अमाल जो भी होंगे उसी के हिसाब से होगा, लेकिन आदमी को डर लगता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हिंदुओं में मरने के बाद जलते हैं, कहते हैं इसको नर्क में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, इसी तरह हमारे यहाँ जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। लेकिन आदमी सोचता है कि मैं तो जीते जी दोज़ख में जा रहा हूँ, इससे पहले मैं अपनी आरामगाह के लिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें। जैसे कि आपने देखा, इन लोगों का भी यही कहना है कि जो लोग काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि काम करें। काम के पीछे भी एक कमेटी होती है, उसके पीछे अगर कोई बात है तो हम उनसे मिलना
चाहते हैं हमें वो टाइम दें, हम उनसे बैठ के बातचीत करेंगे किस तरह से करना, क्या करना, हल लेना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें कोई पोस्ट दी जाए या हमें किसी जगह बिठाया जाए, लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना कि आप भी बैठें और हम भी बैठें और बैठ के इस काम को अंजाम दिया जाए आसानी से, ताकि किसी की कोई शिकायत न रहे। जो भी शिकायत है उसको दूर की जाए। दिल्ली से एमरान।